गाइस आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3। उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग आगे के थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और गाइस आज हम लोग 9.3 का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं पहले। और यहां पर आपको दिया हुआ है गिवन दैट कर्व का इक्वेशन दिया है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपका कर्व का इक्वेशन है। आपको क्या करना है, इस कर्व के इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपको, है ना। तो एक बार हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन का जो रूल्स था उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गिवन कर्व के इक्वेशन में से या फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में से आपको नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होता है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहचानिए, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना। मतलब इस इक्वेशन को आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। जब हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही टाइम्स गिवन कर्व के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करके और उतने ही इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे इक्वेशन की मदद से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं और लास्ट में जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री जो इक्वेशन मिलता है ना, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, वो जो है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये रूल था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने देखा कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b। तो इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन b इंटू dy अपॉन dx, है ना। और इधर हो जाएगा आपका 0। क्लियर है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 बाई ए कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हो गया 0, डेरिवेटिव का वैल्यू। और यहाँ पर देखो 1 बाई बी, तो 1 बाई बी कांस्टेंट ही रहेगा और फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इधर आपका है 0। मतलब ये हो गया 1 अपॉन बी इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको आप y2 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अब क्या, और एक मिनट, ये y2 हो जाएगा और b को आप इस तरफ ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0 और इसको हम y2 लिख सकते हैं। तो फाइनली y2 का मान हो जाएगा 0, है ना। y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है, y1 y2 y3 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसी तरह y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आप चाहें तो यहां भी इसको इंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सिंबल्स हैं, इस टर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका एक कर्व का इक्वेशन गिवन है आपके पास, गिवन दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व, है ना। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, है ना, हमको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो आप देखिए a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। क्लियर, और इधर हो जाएगा a और b स्क्वायर का हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x। मतलब इसको अरेंज करके आप लिखें तो 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। क्लियर है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। और फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए पहले हम लोग y को करेंगे तो dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और प्लस y को ऐसे ही छोड़ देंगे, dy अपॉन dx को करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर है,
और इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर माइनस है तो कांस्टेंट है ऐसे ही हो गया, और एक x का 1 हो गया। क्लियर है, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन नंबर 3 से a का मान माइनस a का मान उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे सो फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से आप देखिए क्या करेंगे, हम इधर है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर माइनस a का वैल्यू हम लोग इतना रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, तो इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, और फिर कितना है x, और इंटू हो जाएगा आपका x। क्लियर है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जो dy अपॉन dx है इसको हम y1 लिख सकते हैं, और जो d2 अपॉन dx स्क्वायर है इसको हम y2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसको अरेंज कर दें तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू x इंटू, और यहां पर देखो यहां पर है आपका y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर और प्लस y इंटू y2 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे ना। y1 y2 ये क्या है आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर है ना। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपके पास गिवन दैट दिया हुआ है y इज इक्वल टू a इंटू e टू दी पावर 3x और प्लस है b इंटू e टू दी पावर माइनस 2x। ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां भी आप देखेंगे यहां भी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको भी दो बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 3a e टू दी पावर 3x और फिर हो जाएगा माइनस 2b e टू दी पावर 2x माइनस 2x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 में से घटा लीजिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में से घटा लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx और माइनस 3y LHS साइड। और यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a e टू दी पावर 3x और इसको इसमें से घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा इस तरफ आपका, देखिए इसमें 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b e टू दी पावर हो जाएगा आपका माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 3b e टू दी पावर 2x में से आपको क्या करना है, घटा लेना है, सॉरी इसको घटा लेना है सेकंड में से, तो माइनस 2b e टू दी पावर 3x है, 2x है, और उसमें से आपको 3b e टू दी पावर माइनस 2x घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 5b e टू दी पावर माइनस 2x। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब फिर से हम थर्ड को डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए dy dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू dy अपॉन dx, और इधर हो जाएगा 10 हो जाएगा 10b e टू दी पावर माइनस 2x। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस 5b e टू दी पावर माइनस 2x है और यहाँ पर 10b e टू दी पावर माइनस 2x है, तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दें तो इधर से b वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा आपका कंप्लीटली। तो यहां लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विथ 2 एंड ऐड टू इक्वेशन नंबर 4, है ना। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके और 4 में ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करना है, तो पहले आप लिखिए कितना d2y अपॉन dx स्क्वायर और फिर आपका माइनस 3 dy अपॉन dx
और फिर इसको ऐड करिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2dy/dx और फिर हो जाएगा -6y और इधर वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए d2y/dx स्क्वायर और माइनस देखो -3dy/dx और प्लस 2y/dx कितना हो जाएगा -dy/dx और -6y इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब इसको हम d2y/dx स्क्वायर को y2 लिख सकते हैं, dy/dx को y1 लिख सकते हैं। सो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है आपका, ये आपका आंसर हो गया। और ये आप इक्वेशन देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें, और ये इक्वेशन जो है आपका बिल्कुल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए जरा। तो गाइस चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है given that y is equal to e to the power x और ये है a cos x ब्रैकेट के अंदर प्लस b sin x, ये दिया हुआ है। ये आपका गिवन इक्वेशन है। यहां से हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। e टू दी पावर x को इस तरफ लाएंगे तो y अपॉन e टू दी पावर x लिख सकते हैं इसको, और इधर हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 6 इंटू y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ऐसा लिख सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस x का हो जाएगा e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू y प्लस e टू दी पावर x इंटू dy/dx, है ना। u इंटू v वाला रूल लगा दिया। और इधर हो जाएगा आपका cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस a sin x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा b cos x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फिर से यहां पर आपका u इंटू v का कॉन्सेप्ट यूज होगा और यहां भी u इंटू v का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्लियर है। तो देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस और फिर e टू दी पावर माइनस x का माइनस e टू दी पावर माइनस x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू दी पावर x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और इंटू y प्लस, अब y को करेंगे, है ना, पहले से माइनस है तो माइनस हो गया आपका e टू दी पावर माइनस x इंटू dy/dx। क्लियर है, इसका काम खत्म। और इधर वाले को u इंटू b पर फिर से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर e टू दी पावर माइनस x होगा, है ना, छूट गया है तो उधार लीजिएगा। तो देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x और इंटू dy/dx और फिर हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x इंटू d2y/dx स्क्वायर। क्लियर। और इस तरफ हो जाएगा आपका माइनस a cos x और माइनस हो जाएगा b sin x। क्लियर है। अब इसको जरा अरेंज करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये देखो e टू दी पावर माइनस x इंटू y और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और दोनों टर्म सेम है तो -2 हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x इंटू dy/dx, इस दोनों का कैलकुलेशन हो गया। और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। क्लियर है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि a cos x प्लस b sin x का जो मान है इक्वेशन 1 में e टू दी पावर माइनस x इंटू y है, तो 1 और 3 से हम चले तो a cos x प्लस b sin x का मान यहाँ पर डाल सकते हैं e टू दी पावर माइनस x इंटू y। तो गाइस यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 3 क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस x इंटू y और -2 इंटू e टू दी पावर माइनस x dy/dx और प्लस हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x, यहाँ पर माइनस x है, e टू दी पावर माइनस x
इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस हो गया, और a cos x प्लस b sin x का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में कितना है, e टू द पावर माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरफ कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, तो अब आपका कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इतना इंटू वाई यहाँ छूट गया है। ठीक है, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग अरेंज कर दें इसको, तो यहाँ पर हम लोग देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स सारे टर्म में है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और माइनस यहाँ पर देखो यहाँ से अगर ई टू दी पावर माइनस एक्स निकल गया तो माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले डेरिवेटिव्स को अरेंज करेंगे है ना, उसके बाद हम विदाउट डेरिवेटिव वाले टर्म को लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और ये मान हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा, सॉरी ई टू दी पावर एक्स निकल गया है, तो यहां पर बचेगा 2y सिर्फ है ना, ई टू दी पावर माइनस एक्स निकाल दिया है, तो यहां हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको अगर सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसी को और करके लिख सकते हैं y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देखिए इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि जितने भी हमारे पास इक्वेशंस है उनकी मदद से सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बचता है ना लास्ट वाला, वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका 6 से जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है ना, आपको समझना होगा। अगर 2D पढ़े हैं तो बड़े आसानी से कर्व का इक्वेशन बना सकते हैं। और इसमें आपका दिया हुआ क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। देखिए पहले आप समझिए इसको, ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और आपको फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन को टच करता है। तो डेफिनेटली ओरिजिन को टच करेगा तो उसका सेंटर किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो मान लीजिए कि इसका रेडियस a है, तो इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a0। क्लियर है ना, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो फॉर्मूला हमारे पास एक होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पर h के जगह a है और k के जगह 0 है और क्या है r के जगह a है, तो इसमें आप रख दीजिए। तो देयरफॉर यहां पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द ओरिजिन को टच करने वाला कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। ये सारा वैल्यू उठा के इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दिया तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। और यहाँ से ये मिल गया आपको x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपको इक्वेशन मिलेगा और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यही आपका फैमिली ऑफ सर्किल्स का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन पर टच करता है, समझे ना। तो यहां पर देखिए अब क्या है कि यहां पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक ही है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो गाइस यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर का हो गया 2x और माइनस
2ax का 2a हो जाएगा डेरिवेटिव और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया x माइनस a प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा x माइनस a प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx और फिर माइनस a को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। क्लियर है? ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जरा ध्यान देने की बात है कि अगर हम लोग यहां से फर्स्ट इक्वेशन से या फर्स्ट इक्वेशन में ही a का मान रख दीजिए तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड से लेकर चल सकते हैं। क्या लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और a का वैल्यू है आपका कितना x प्लस 2y dy अपॉन dx है ना, और इंटू x और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में जो a का मान प्राप्त हुआ है इसको उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए जरा, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और यहां से हो जाएगा माइनस 2x और फिर हो जाएगा आपका माइनस 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। सॉरी, यहां से हम लोग ऐसा करते हैं, ये x भी तो है तो इस x को इधर ही लिख देते हैं माइनस 2x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा माइनस 4xy dy अपॉन dx और प्लस हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखो dy dx को हम अगर y1 लिख दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy y1, ठीक है ना। dy dx क्या है, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो y1 लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और इधर इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है बात। चलिए अब इसको अरेंज करके लिखें हम लोग। अगर अरेंज कर दें तो इधर जो है ना, देखिए यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 4xy 2x स्क्वायर और कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। यहां पर हम लोग नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है, यहां पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy y1 और इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग माइनस वाले टर्म को एक तरफ ले जाके इनके तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से फाइनली क्या मिलेगा y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका कितना 4xy इंटू y1। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कितना हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy y1 इज इक्वल, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy y1। क्लियर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है आपका। क्लियर है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपको पढ़कर समझना होगा, फिर उसका जो है ना कर्व का इक्वेशन निकालना होगा और फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, चलिए इन दो क्वेश्चन को लिखिए, 5 और 6 को देखिए। तो गाइस चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 7 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कर रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। देखिए पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग पैराबोला का एक्सिस है और वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है। तो डेफिनेटली पैराबोला जो है आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और आपको मैंने एरिया में बताया था कि अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, मालूम है ना। सो गाइस यहां से आपका गिवन कर्व जो हो जाएगा, गिवन कर्व जो होगा आपका वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर है। अब यहां से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू 4a dy अपॉन dx। क्लियर है। यहां से आप 2 से 4 कटा सकते हैं 2 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2a इंटू dy अपॉन dx, है ना। और यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहां देखिए
यहाँ पर हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4a हो जाएगा, मतलब अगर इसको ऐसे लिखें 2y से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4ay हो जाएगा। 4ay का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, 4ay हो जाएगा और इंटू dy अपॉन dx। क्लियर है? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 में 4ay का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4ay की जगह हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहां से आपका हो जाएगा, देखिए कितना ये हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 1 and 2 कितना हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 4ay का वैल्यू हो गया x स्क्वायर और dy अपॉन dx लिख सकते हैं। एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बच गया यहाँ पर 2y इज इक्वल टू x dy अपॉन dx, यही हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको एक तरफ कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो हो जाएगा xy1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट किया है क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, ये क्या कर रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन द y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखिए फोकस अगर y एक्सिस पर है तो डेफिनेटली वर्टिकल एलिप्स है आपका, है ना, ये आपका वर्टिकल एलिप्स है, क्लियर है, और इसका सेंटर ओरिजिन पर है 0 0 पर और फोकस y एक्सिस पर है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, समझ गए। तो वर्टिकल एलिप्स का जो वो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये आपका गिवन कर्व का इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। क्या हो जाएगा ये आपका, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 2x अपॉन बी स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब इस 2x अपॉन बी स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2y अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर, है ना। और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा और अरेंज कर देंगे तो ऐसा लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2y। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये फाइनली बचेगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस कितना, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन हो गया आपका ए स्क्वायर एक्स ना, माइनस ए स्क्वायर एक्स या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इंटू हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई। वाई को हम इधर लाएंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स, क्लियर है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। आ रही बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं, और छोटा करने के लिए इसको, चलिए पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। ये इधर u इंटू v का रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा आपका इस तरफ आपका dy अपॉन dx
इंटू वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और फिर प्लस हो जाएगा y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, y और इंटू dy dx का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, और माइनस इधर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और x का 1 हो गया। क्लियर है बच्चा? अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लें तो यहां से अब आपको ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको हटाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहां पर अगर हम लोग इस x को इधर करें तो y अपॉन x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब यहां से हम लोग निकालें तो हो जाएगा y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल दें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस डी बाई माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू है y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर दें तो इसको लिख सकते हैं x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सबको एक तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो अब हम लोग यहाँ पर चाहे तो x को इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं या फिर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। क्लियर है ना? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x यहाँ से कॉमन ही ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन हो गया x, और यहाँ पर देखो पहले हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई टू लिख सकते हैं। सॉरी एक्स तो कॉमन हो गया ना, तो वाई इंटू वाई टू हो जाएगा आपका, वाई इंटू वाई टू हो जाएगा, और प्लस यहाँ से भी एक्स निकल गया है तो वाई वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। और ये वाला जो इक्वेशन है आप देखेंगे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो गया और यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, है ना, और फिर हम लोग उसको जो है ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स रेगुलेशन लगाकर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। समझे? चलिए इसको लिखिए, 7 और 8 को लिखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका यहाँ पर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of hyperbolas having foci on the x axis and center at origin। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है फैमिली ऑफ हाइपरबोला और इसका सेंटर जो है आपका कहाँ पर है, ओरिजिन 0 0 पर, है ना। ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। समझे? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखिए, तो ये जो आपका वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन जो निकाला था इसी टाइप का सिमिलर है, प्रोसेस भी सेम टू सेम ही होगा। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन यहाँ पे निकाल दिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है जो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, उस हाइपरबोला का ग्राफ है, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझे? और बाकी सारा प्रोसेस 8 के जैसा आपको फॉलो करना है। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन के लिए पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, लिखिए। तो गाइस चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर एट वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। देखिए यहाँ समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कह रहा है कि इसका जो सेंटर है वाई एक्सिस पर है, ये आपका वाई एक्सिस पर सेंटर हो गया। तो मान लिया कि सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 के है और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 यूनिट है ना। तो देखिए आपको मालूम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट एच के, ये होता है इक्वेशन सर्किल का
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो h का वैल्यू 0 है, देखिए h के सेंटर होता है, h का वैल्यू 0, k का वैल्यू k है और रेडियस का वैल्यू 3 है। ये सारा वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे तो आपके पास गिवन कर्व हो जाएगा, गिवन कर्व हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू 3 है, इसी को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई माइनस के और इंटू वाई का हो गया dy अपॉन dx और k का 0 हो गया ना, और इधर हो गया आपका 0। क्लियर है बच्चा। अब इस 2x को हम इस तरफ कर दें तो लिख सकते हैं 2 इंटू वाई माइनस के dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और y माइनस के का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देयरफॉर y माइनस के का वैल्यू हो जाएगा माइनस x अपॉन dy अपॉन dx, है ना। अब इसको थोड़ा सिंबॉलिक बना लेते हैं हम लोग, इसी को ऐसा लिख सकते हैं y माइनस के इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y1, dy अपॉन dx को y1 लिख सकते हैं। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। अब इक्वेशन नंबर 2 से y माइनस के का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में लिख दीजिए, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस और y माइनस के का वैल्यू है माइनस x अपॉन y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर है तो माइनस x अपॉन y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू इधर 9 हो जाएगा, है ना। तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 9, है ना। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, मतलब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y1 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसी को लिख सकते हैं, देखिए इसको एक तरफ कर दें, चाहे इसको उठा के हम लोग इस तरफ कर दें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा xy1 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा y1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो 9 माइनस यहाँ पर x स्क्वायर था तो 9 माइनस x स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, है ना, ये था आपका। और मेरे ख्याल से आपका जो आंसर है वो आपका आ भी गया। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहीं पर एक्स स्क्वायर सिर्फ कॉमन ले लें, आंसर इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9y1 स्क्वायर, ये आंसर दिया हुआ है आपका। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 है इसमें, 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सॉरी एक इक्वेशन दिया है कर्व का c1 y इज इक्वल टू c1 इंटू ई टू दी पावर x और प्लस है c2 इंटू ई टू दी पावर माइनस x। ये आपका दिया हुआ है। देखो c1 c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका c1 इंटू ई टू दी पावर x और यहाँ हो जाएगा माइनस c2 इंटू ई टू दी पावर माइनस x। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका c1 इंटू ई टू दी पावर x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 इंटू ई टू दी पावर माइनस x। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये सेम वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू y और ये वैल्यू किसका है y2 का, y2 इज इक्वल टू y। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं y2 इज इक्वल टू y इसमें दिया हुआ है या इसी फॉर्म में दिया हुआ है। चलो देखते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर बी में दिया हुआ है, इसको आप y को इस तरफ ले जाएंगे तो बी का ऑप्शन दिया है, इसी को आप लिख सकते हैं आप क्या कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, समझे ना। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं
तो ऑप्शन से मिलाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 को भी समझ ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है which of the following differential equation has y is equal to x as a one of the particular solution। देखिए y is equal to x दिया हुआ है, यहां से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0, है ना? आई बात समझ में? तो देखो dy अपॉन dx का मान मालूम है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू मालूम है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू रख दीजिए। देखिए सी में ऑप्शन नंबर सी का LHS दिया हुआ है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, और फिर दिया है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, और फिर दिया है प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है आपको, है ना? तो मान रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू है 0, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है? dy अपॉन dx का वैल्यू है 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पर एक प्लस हो गया आपका x, और y का वैल्यू यहाँ पर 1 में कितना है? x, तो x इंटू एक्स, तो कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कट के हो गया 0, और ये RHS के बराबर हो गया। मतलब जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो सेटिस्फाई हो जाता है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये आपका एक्सरसाइज 9.3 आपका क्लियर हो गया बच्चा, समझे ना? 9.3 आपका क्लियर हो गया। और अभी तक हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक जितने भी एक्सरसाइज थे, एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 सारे एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़ा सा बिल्कुल करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है ना? ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में और आगे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस चलिए समझते हैं आगे का थ्योरी, है ना? तो सबसे पहले है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री? सो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए? तो गाइस डेफिनेशन हो जाएगा अ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन having a differential equation having order 1 as well as degree 1, समझ गए? is called differential equation of फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। समझ गए? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, समझे? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? अब इसका फॉर्म जनरली जो होता है फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। इसी फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। समझ गए? तो आपको क्या करना है अब कि फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है? फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। और फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा मेथड है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तीसरा मेथड है आपका जो पढ़ना है आपको 12th क्लास के सिलेबस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तीसरा है आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना? होमोजेनियस इक्वेशंस
और चौथा मेथड है आपका लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और है आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये आपको 4 मेथड्स पढ़ने हैं। तो हम लोग अब आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ, यहां पर आगे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला मेथड क्या होता है बच्चा? पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, समझ गए? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रूल क्या होता है? देखिए इसके रूल्स क्या हैं। इसका रूल है बच्चा, पहला रूल होता है कि सेपरेट द टर्म्स containing x with dx and term containing y with dy, है ना। क्या करना है? x वाले टर्म को dx की तरफ और y वाले टर्म को dy की तरफ सेपरेट कर देना है। पहला काम, जो भी आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में से में क्या करना है आपको? एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। और पहला कैलकुलेशन है x कंटेनिंग जितने भी टर्म है वो dx की तरफ अरेंज कर देंगे और y कंटेनिंग जितने भी टर्म है उसको dy की तरफ कर देंगे, पहला काम। उसके बाद जैसे यहां पर दिखा सकते हैं सच दैट आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा लिख सकते हैं fx dx इज इक्वल टू fy dy, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं fx dx प्लस माइनस fy dy, ऐसा भी फॉर्म दिखा सकते हैं। प्लस माइनस दोनों साइड के साथ हो सकता है ना। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद हुआ है, मतलब x कंटेनिंग टर्म को dx की तरफ और y कंटेनिंग टर्म को dy की तरफ, है ना। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर एक फॉर्म और होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू fx इंटू gx, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाद में आगे चलकर ये fx वाले टर्म के साथ आ जाता है और gx जो है dy वाले टर्म के साथ आ जाता है। मतलब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy अपॉन fx gy, है ना, fx इंटू gy। तो d यहाँ पर जो है dy के साथ gy आ जाएगा, तो नीचे आपका dy अपॉन gy हो जाएगा और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा fx इंटू dx, है ना। तो इन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आपको क्या करना है? पुट कर देना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। और क्या करके आपको x कंटेनिंग टर्म को dx की तरफ और y कंटेनिंग टर्म को dy की तरफ अरेंज कर देना है ना। और अरेंज किस वे में करेंगे? इन तीनों चारों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में आपको अरेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है इसका? देखिए इसका दूसरा जो रूल है, जो सेकंड रूल है, वो है आपका, इसके बाद इंटीग्रेट कर लेना है आपको। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है टू गेट द सॉल्यूशन, समझे? यही सिंपल से दो रूल है। पहला रूल क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में पहला रूल करना है x कंटेनिंग टर्म को dx की तरफ अरेंज कर लेना है, y कंटेनिंग टर्म को dy की तरफ अरेंज करना है। अरेंजमेंट आपका यहाँ पर जो 3 फॉर्मेट हमने बताया है, fx dx इज इक्वल टू fy dy के फॉर्म में लिख दीजिए, या fx dx प्लस माइनस fy dy के फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर dy अपॉन gy इज इक्वल टू fx इंटू dx के फॉर्म में लिख दीजिए। इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब x कंटेनिंग टर्म को dx की तरफ और y कंटेनिंग टर्म को dy की तरफ आप लिख सकते हैं। जब इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेना है और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो करते जाना है। लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही जो होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बच्चा? तो आपने अभी क्या समझा? आपने ये समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है
तो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री भी 1 होती है और ऑर्डर भी 1 होता है। समझ गए? इसका फॉर्म जो होता है dy dx dy/dx f of xy होता है, इस प्रकार के फॉर्म में रहेगा। और इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, उसके बाद है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको क्लास 12th में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने हैं। समझ गए? तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारे मेथड को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ उस पर बेस्ड जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको भी करते चलेंगे। समझे ना? ताकि एक एक मेथड पर आपकी पकड़ बने अच्छी तरह से। समझे? एक बार अगर मेथड को डिस्कस कर लिया जाए तो क्वेश्चन बनाते समय आप भूल भी जाते हैं। सो गाइस, हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके एक एक मेथड्स को डिस्कस करते चलेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी करते चलेंगे। ओके, तो आप समझ गए? तो हमने बताया आपको कि फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद इसका फॉर्म क्या होता है, और इसको सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हमने अभी डिस्कस किया। उसमें से हमने पहला मेथड आपको बताया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और इस मेथड में आपको क्या करना है, x कंटेनिंग टर्म को dx के तरफ और y कंटेनिंग टर्म को dy के तरफ अरेंज कर लेना है इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में। उसके बाद आपको इंटीग्रेट कर लेना है और इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसको लिखिए, फिर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, चलिए लिखिए। तो गाइस चलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 9.4 से लिया है और क्वेश्चन नंबर पहला ही है 9.4 का। और यहाँ पर आपके पास पहले से एक इक्वेशन दिया हुआ है गिवन दैट, और ये इक्वेशन है dy/dx = 1 - cos x / 1 + cos x। ये आपके पास दिया हुआ है। समझे? इसका सॉल्यूशन निकालना है और किस मेथड से निकालना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो गाइस इसको लिख सकते हैं dy/dx = 1 - cos x को लिख सकते हैं 2 sin² x/2 और 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos² x/2। 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली dy/dx का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका tan² x/2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए x कंटेनिंग टर्म है, यहाँ पर सिर्फ x कंटेनिंग टर्म ही है, y कंटेनिंग टर्म नहीं है। तो x कंटेनिंग टर्म के तरफ dx को ले जाएंगे, तो dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो इसी को लिख सकते हैं आगे dy = tan² x/2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y कंटेनिंग टर्म को y के तरफ और x कंटेनिंग टर्म को dx के तरफ। सर ठीक है, y कंटेनिंग टर्म्स को किधर, dy के तरफ और x कंटेनिंग टर्म्स को dx के तरफ सेपरेट कर दिया। अब दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि y कंटेनिंग टर्म नहीं था तो dy इधर सेपरेटली dy सिंगल है और इधर जो है dx के तरफ आपका x कंटेनिंग टर्म हो गया है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया आपका, मतलब x कंटेनिंग टर्म्स को dx के तरफ और y कंटेनिंग टर्म्स को dy के तरफ लिख दिया। अगर y कंटेनिंग टर्म नहीं है तो सिर्फ एक साइड में dy होगा और बाकी दूसरे साइड में x कंटेनिंग टर्म के साथ dx भी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब दूसरा काम क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy और इधर हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ tan² x/2 dx, है ना। और tan² x का तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता नहीं है, इसको तोड़ देंगे हम लोग। तो dy का इंटीग्रल होता है, क्या हो जाएगा, dy का y, जिस तरह से dx का x होता है उसी तरह dy का y हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। और उधर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ sec² x/2 - 1, tan² θ = होता है sec² θ - 1। समझे? तो हम लोग tan² x/2 को लिख सकते हैं sec² x/2 - 1 dx, है ना। और यहाँ से हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec² x/2 dx और माइनस dx देख सकते हैं। sec² θ का इंटीग्रल कितना होता है, tan θ। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, sec² x/2 का इंटीग्रल हो जाएगा tan² x/2 और फिर x में जो कोफिशिएंट है तो x के साथ यहाँ 1/2 गुना है तो 1/2 से भाग दे देंगे और माइनस dx का x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 tan²
x/2 माइनस x प्लस c, और ये किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसका रूल भी बहुत आसान है, और रूल क्या है, दो ही रूल है इसमें। और फर्स्ट रूल में आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करना है। और पहला काम क्या करना है कि x कंटेनिंग टर्म्स को dx की तरफ और y कंटेनिंग टर्म्स को dy की तरफ लिख देना है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेशन को प्रोसीड करके आप फाइनल रिजल्ट निकाल लीजिए। जो रिजल्ट आएगा वही आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। और किस मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। क्लियर है। तो गाइस आज का क्लास अब यहीं तक। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है। आपको क्या करना है, अब एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर आपको 2 से लेकर 10 तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 10 तक आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये सारे क्वेश्चन आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही बनेंगे। ठीक है। तो 1 तो बता दिया, 2 से लेकर 10 तक आपको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके इनको अटेम्प्ट करना है, बनाइएगा। जो डाउट्स होगा आप मुझे भेज दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक पहले डिस्कस करेंगे, जो आपके डाउट्स आएंगे उसका, और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस और आगे की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। ओके। सो गाइज आज का क्लास यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। चलिए इसको उतार लीजिए।